दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले प्रयोग थियोडोर लेविट ने अपने एक आर्टिकल ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में किया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, 1990 के दशक में वैश्वीकरण की धारणा का काफ़ी तेज़ी से फैलाव हुआ, ये हम सभी जानते हैं। किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब जब गुड्स, सर्विस, आइडियाज एंड कैपिटल का यानी कि गुड्स, सर्विस, आइडियाज और कैपिटल का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के आदान प्रदान होता है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कहा जाता है। बट दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण अपने आप में कितना बड़ा शब्द है जिसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक पक्ष भी होते हैं। मतलब ये कि राजनीति का भी वैश्वीकरण हुआ है, आर्थिक स्थिति का भी वैश्वीकरण हुआ है, टेक्नोलॉजी का भी वैश्वीकरण हुआ है और कल्चर का भी वैश्वीकरण हुआ है। तो ये 4-5 एरियाज़ हैं जिनको हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मली वैश्वीकरण को भौगोलिक सीमाओं यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का ना होना और भौगोलिक दूरियों की समाप्ति को माना जा सकता है। मतलब प्रत्येक देश अपनी सीमाओं से, अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसके कारण वैश्वीकरण धीरे था। लेकिन जब 1980 के दशक से जब शीत युद्ध का अंत होना शुरू हुआ तो वैश्वीकरण तेज हुआ। इसके बाद 1990 के दशक में शीत युद्ध पूरी तरह ख़त्म हो गया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी में रिवॉल्यूशन हुआ, जिसने इसको बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति प्रदान की और वैश्वीकरण पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से फैला। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक नई प्रक्रिया है? क्या ये कोई नया विचार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें वैश्वीकरण के इतिहास को समझना होगा। दोस्तों, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। वहीं दूसरे कुछ विद्वान इस बात को अस्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है, जो कि बिल्कुल सही भी है। फ्रेंड्स, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप तो प्राचीन काल यानी कि एंशियंट टाइम से ही विकसित होता चला आ रहा है। कई इतिहासकार, राजा, व्यापारी व अन्य लोग प्राचीन काल से ही धन, शक्ति एवं ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं किया करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें रेशम मार्ग से मिलता है। सिल्क रूट, जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता था और आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। तो इसे हम वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण मान सकते हैं। इसके बाद मध्यकाल में मेडाइवल पीरियड में भी चंगेज खान और तैमूर वंश के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ा, जिसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में, विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप और अफ्रीकी देशों के मध्य व्यापारिक संपर्कों के विस्तार में देखी जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कई शताब्दियों से यूरोप में समुद्री यात्राओं के द्वारा कई देशों तथा समुद्री मार्ग की खोज की जा रही थी, जिसके चलते 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जिसने पूरे घटनाक्रम को ही बदल दिया और आगे चलकर 18वीं शताब्दी में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेश बना लिया गया। एग्जाम्पल के लिए अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश बना लिया, फ्रांसीसियों ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बना लिया, पुर्तगालियों ने गोवा इत्यादि कई क्षेत्रों को, कई अफ्रीकी देशों को अपना उपनिवेश बना लिया, ब्राज़ील को अपना उपनिवेश बना लिया। तो कई देशों को यूरोपीय देशों ने अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बना लिया।
और वहाँ पर उन्होंने इन महाद्वीपों में, इन देशों में, इन उपनिवेशों में, इन यूरोपीय देशों ने कई फैक्ट्रियां लगाई। साम्राज्यवाद का विकास हुआ, जिसके चलते यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर 19वीं सदी का जो वैश्वीकरण था वो टोटल औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाओं से ही संबंधित था। मतलब 19th सेंचुरी तक ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1950 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज के विस्तार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब साइंस में कई तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, नवीन ज्ञान व उत्पादों का विकास, तो इन सभी के कारण 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद वैश्वीकरण फैला। कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, वैज्ञानिक खोज हुई, जन साधन संचार के साधन, फिल्मों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा वेस्टर्न कल्चर का विस्तार हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम था वो शीत युद्ध का दौर का था। मतलब शीत युद्ध के दौर के दौरान जो मेनली जो वैश्वीकरण हो रहा था वो यूरोपीय देशों में हो रहा था। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो वेस्ट का जो एरिया है उस साइड ज़्यादातर वैश्वीकरण हो रहा था। बट जैसे ही फिर शीत युद्ध का अंत होता है तो वैश्वीकरण काफ़ी बड़े लेवल पर शुरू होता है। जो अल्प विकसित देश थे, विकासशील देश थे, वहाँ पर भी वैश्वीकरण काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जो कि अभी तक काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने वैश्वीकरण की एक छोटी सी हिस्ट्री को देख लिया। एंशियंट टाइम पर रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का एग्जाम्पल था हमारे पास। उसके बाद मेडाइवल टाइम पर जो चंगेज खान वगैरह थे, इन्होंने कई बड़े साम्राज्य बनाए थे। इसके साथ ही समुद्री खोजों के माध्यम से नए देशों की खोज हो रही थी। और इसके साथ ही मॉडर्न टाइम जब आता है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह होता है, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन वगैरह होता है, जिसके द्वारा आज के टाइम पर जो वैश्वीकरण था, ग्लोबलाइजेशन था, वो काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में फैलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि एक्सटेंशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब ये कि वैश्वीकरण के कारण सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ी हैं। अब एक देश अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर दूसरे देश के साथ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, कई तरह के संबंध स्थापित करता है। इसकी दूसरी विशेषता ये है, ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट सिस्टम बन गया है अब। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट सिस्टम बन गया है। अब अगर कोई भी घटना विश्व में होती है, कोई भी बड़ी घटना विश्व में घटती है, तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है या विश्व के अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9/11 की जो घटना थी, जो ये इंसिडेंट था, वो अमेरिका में हुआ था। बट इससे जो मिडल ईस्ट का एरिया है, मिडल ईस्ट एशिया है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। कहने का मतलब यही है कि आज के टाइम पर अगर विश्व के किसी भी हिस्से में कोई बड़ी घटना घटती है तो उस घटना से कई माइल्स अवे, मतलब बहुत ही दूर बैठे लोग भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा इसकी एक अन्य विशेषता है टाइम स्पेस कंप्रेशन। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई है, जो डिस्टेंस हैं वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। एग्जांपल के लिए आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन के द्वारा स्पीड इतनी बढ़ गई है कि हम कुछ ही घंटों में, मात्र 10 घंटे में हम दिल्ली से लंदन पहुंच सकते हैं। कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ही हमें पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। तो टाइम स्पेस कंप्रेशन भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी एक अगली विशेषता है डीटेरिटोरलाइजेशन, मतलब विक्षेत्रीकरण। वैश्वीकरण डीटेरिटोरलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसका मतलब होता है अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर। मतलब ये जो देश एक देश से दूसरे देश में जो रोक टोक होती है, जाने की रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको कम करता है। आज के टाइम पर जो आवागमन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कई सारे इंडिया के लोग अमेरिका में जा रहे हैं, कई दूसरी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आ रहे हैं। तो वैश्वीकरण की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का आवागमन।
फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के द्वारा पूंजी का आवागमन काफ़ी बढ़ा है। मतलब एक देश से दूसरे देश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब अमेरिका में बैठे कई लोग इंडिया में अपनी कंपनियां खोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया के कई लोग कई दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का, पूंजी का आवागमन बढ़ता है। Increased pressure on government to implement international treaties and convention, ये एक वैश्वीकरण की अन्य विशेषता है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के कारण सरकार के ऊपर, किसी भी देश की सरकार के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जो संधियां हैं इंटरनेशनल, और जो कन्वेंशंस हैं, लॉ वगैरह हैं, उनको एग्री करें या उनको मानें। National government become obligated to IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। तो फ्रेंड्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो जिनको वैश्वीकरण के कारण बढ़ावा मिलता है। अब जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, अगर उसे इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ फ़ायदा उठाना है, कुछ लाभ कमाना है, तो उसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और जितने भी कन्वेंशंस हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं, उनको मानने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खुद के कई रूल्स वगैरह होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, जो इससे मतलब बेनिफिट उठा रही है, जो इसका एक हिस्सा है, उसको इनकी, इस संगठन की बात माननी पड़ती है। तो जो सरकार होती है वो बाध्य होती है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात मानने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब भारत इसका एक सदस्य है। अब भारत अगर इसका एक सदस्य है तो भारत को इसके रूल्स को मानना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन की एक विशेषता है मोबिलिटी ऑफ पीपल अक्रॉस वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो लोगों की मोबिलिटी है, एक देश से दूसरे देश में आने जाने की, वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में गुड्स, सर्विस और आइडियाज़ काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। कोई भी आइडिया होता है, कोई भी सामान होता है, तो आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से वो फैलते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण सांस्कृतिक एकरूपता विश्व में देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो विश्व के अलग अलग हिस्सों की जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। आज के टाइम पर पूरे विश्व में वेस्टर्न कल्चर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे, या अगर हम खाने में देखें तो पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि जो चीज़ें हैं, जो ये सारी की सारी वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हैं, जो कि पूरे विश्व में काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं, जिसके कारण सांस्कृतिक एकरूपता देखने को पूरे विश्व में मिल रही है, जिससे अलग अलग देशों की जो संस्कृतियां हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गई है। अगर एक देश की आर्थिक हालत ख़राब होती है तो दूसरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर अमेरिका में आर्थिक संकट आएगा तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में अलग अलग देशों पर होगा। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और बढ़ा है। फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के कई सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वैश्वीकरण के कई समर्थक भी हैं और कई इसके विरोधी भी हैं। अगर हम इसके समर्थकों की बात करें तो इसके समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण से राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास होता है, विदेशी पूंजी में निवेश होता है, एक देश से दूसरे देश में पूंजी का निवेश होता है, आयात पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं किसी देश में वो कम होते हैं, इंटरनेट तथा कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अगर हम आलोचकों की बात करें तो आलोचकों का मानना है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो किसी छोटे देश में उसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करती हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश जनता को नहीं मिल पाता है, और इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है, इससे बेरोजगारी वगैरह बढ़ती है। ऐसा मानना है जो वैश्वीकरण के आलोचक हैं उनका। इसके अलावा आलोचकों का मत ये भी है कि वैश्वीकरण जो है वो एक स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं है, मतलब एक थोपी हुई प्रक्रिया है जिसे हमें अस्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आज की इस वीडियो में जो टॉपिक छूट गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।